Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12th में इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक, पहला टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है नरेशन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th और जो टॉपिक का नाम है वो है नरेशन। टॉपिक का नाम है नरेशन। कक्षा 12 का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है नरेशन, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं और इसको विस्तार से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझा कर पढ़ाया जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नरेशन जो होता है इसका मतलब क्या होता है। तो नरेशन मीन्स स्टेटमेंट, मतलब कथन। लिखेंगे नरेशन मीन्स स्टेटमेंट। नरेशन मीन्स स्टेटमेंट, मतलब नरेशन का मतलब कथन से लिया गया है। नरेशन मीन्स स्टेटमेंट, मतलब इसका कथन होता है। नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन। नरेशन मीन्स स्टेटमेंट, यानी कि नरेशन का मतलब कथन होता है। और नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टेटमेंट 2 प्रकार के होते हैं। स्टेटमेंट 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टेटमेंट। 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार के? तो नरेशन मीन्स स्टेटमेंट, मतलब कि कथन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट नरेशन, मतलब प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। वक्ता के द्वारा कही गई बातों को उसी के शब्दों में लिख देना। तो इसका मतलब हिंदी में होता है प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन मतलब वक्ता के द्वारा, बोलने वाले व्यक्ति स्पीकर, वक्ता यानी स्पीकर के द्वारा कही गई बातों को, के द्वारा कही गई बातों को उसी के शब्दों में लिख देना। उसी के शब्दों में लिख देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, मतलब प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। तो वक्ता के द्वारा कही गई बातों को उसी के शब्दों में लिख देना प्रत्यक्ष कथन कहलाता है, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? अप्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट नरेशन, इसको लिखेंगे अप्रत्यक्ष कथन। वक्ता के द्वारा कही गई बातों को उसी के शब्दों में ना लिखकर अपने आप से उसमें कुछ परिवर्तन करके लिखना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। मतलब वक्ता जिस बात को बोले उसमें हम कुछ ना कुछ परिवर्तन करके जब लिखेंगे तो उसे कहेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। वक्ता के द्वारा कही गई बातों को उसके शब्दों में ना लिखकर बल्कि अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़कर या घटाकर लिखना। वक्ता के द्वारा मतलब स्पीकर के द्वारा, वक्ता के द्वारा कही गई बातों को, कही गई बातों को उसी के शब्दों में ना लिखकर, उसी के शब्दों में ना लिखकर बल्कि अपने आप से, बल्कि अपनी तरफ से, बल्कि अपनी तरफ से कुछ जोड़कर या घटाकर लिखना अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। अपनी तरफ से
उसमें कुछ जोड़ या घटाकर अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ या घटाकर लिखना, जोड़ या घटाकर लिखना अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है, यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। तो जब वक्ता के द्वारा कही गई बातों को उसी के शब्दों में लिख देंगे बिना किसी परिवर्तन के, तो उसे डायरेक्ट नरेशन बोलेंगे। और इनडायरेक्ट नरेशन होता है वक्ता के द्वारा कही गई बातों को उसी के शब्दों में ना लिखना, बल्कि उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ या घटाकर लिखना। इनडायरेक्ट नरेशन अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। इतना नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो उसके आगे देखेंगे हम। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि नरेशन मीन्स स्टेटमेंट, यानी कि नरेशन का अर्थ होता है कथन। नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन। और कथन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन, वक्ता के द्वारा कही गई बातों को उसी के शब्दों में लिख देना, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में होता है कि वक्ता के द्वारा कही गई बातों को उसी के शब्दों में ना लिखकर बल्कि अपने आप से उसमें कुछ जोड़ या घटाकर लिखना अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो हम इसको मिटाकर अब आगे बढ़ेंगे, तब तक इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि अब इसमें और क्या हमें समझना है और किस प्रकार हम अच्छे से एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम अच्छे से हमें कंप्लीट हो गया है, तो इसके आगे देखते हैं कि जो वक्ता के द्वारा कही गई बातें होती हैं उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन को। तो इसे पॉइंट बनाकर लिखेंगे कि ये पहला वाला प्रत्यक्ष कथन का एक पॉइंट था और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन यानी कि अप्रत्यक्ष कथन का दूसरा पॉइंट था। तीसरा है वक्ता के द्वारा कही गई बातों को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। तीसरा क्या है? वक्ता के द्वारा कही गई बातों को, वक्ता के द्वारा कही गई बातों को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। इन्वर्टेड कामा के अंदर, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। तो वक्ता के द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। सारे नियम याद रखेंगे और इसे याद करते चलेंगे तो अच्छे से नरेशन कंप्लीट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब में कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हमने देखा प्रत्यक्ष कथन क्या होता है, वक्ता के द्वारा कही गई बातों को उसी के शब्दों में लिख देना प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। अप्रत्यक्ष कथन इनडायरेक्ट नरेशन होता है, वक्ता के द्वारा कही गई बातों को उसी के शब्दों में ना लिखना बल्कि उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ या घटाकर लिखना। आगे कहा गया है तीसरा पॉइंट, वक्ता के द्वारा कही गई बातों को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है और उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और उसके बाद हम इसको अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, पॉइंट नंबर 4 में क्या कह रहा है। तो इतना समझ में आ गया कि वक्ता के द्वारा जो कही गई बातें होती हैं उसको इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिखा जाता है और पहला लेटर कैपिटल होता है। डायरेक्ट नरेशन दो प्रकार के होते हैं, यहां पर लिखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट नरेशन दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष कथन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट नरेशन दो प्रकार के होते हैं, या ऐसे लिख देंगे कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, के दो भाग होते हैं। प्रकार तो दूसरी चीज हो जाएगी, यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, एक का नाम है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे का नाम है रिपोर्टेड स्पीच। तो दो भाग होते हैं, कौन कौन से? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग
वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। और स्पीकर के द्वारा कही गई बातों को इन्वर्टेड कामा के अंदर कैपिटल लेटर में लिखा जाता, पहला लेटर कैपिटल होता है। और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नरेशन के दो भाग हैं, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यहां पर लिखेंगे हैशटैग लगाकर कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको लिख देंगे हैशटैग लगाकर कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता या नहीं होता है। तो इसे लिख लेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट में है, डबल हैशटैग लगा देंगे कि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में परिवर्तन ही नहीं होता है। और अब इसको इसके आगे देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, इसको एक बार नोट कर लेंगे तब आगे हम बढ़ेंगे। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, कौन कौन से नियम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के। तो सबसे पहले इसमें जो से होता है, जो से होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। से को वैसे ही लिखा जाता है से में, और जो सेज होता है उसे भी वैसे ही लिख दिया जाता है। और से टू को चेंज किया जाता है टेल में, से टू को चेंज किया जाता है टेल में, से टू को टेल में। और सेज टू को चेंज किया जाता है, सेज टू को चेंज किया जाता है टेल्स में। से को से में, सेज को सेज में, से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में चेंज किया जाता है। सैड को जो चेंज किया जाता है, सैड होता है वो कैसा रहता है, तो वो वैसा ही रहेगा, सैड को सैड ही रहेगा। और सैड टू को चेंज किया जाता है टोल्ड में, सैड टू को चेंज किया जाता है किसमें, टोल्ड में चेंज किया जाता है। तो इतना हो गया कि से को चेंज करेंगे से में, सेज को सेज में, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सैड को सैड में और सैड टू को टोल्ड में परिवर्तित करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये नियम फॉलो किया जाता है। और यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी फॉर्म में है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट में लिखेंगे कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी फॉर्म में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी फॉर्म में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में, फॉर्म फ्यूचर टेंस के किसी भी फॉर्म में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। कब नहीं किया जाता है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी फॉर्म में होती है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी फॉर्म में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जो इन्वर्टेड कामा लगाया जाता है, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर
कनेक्टिव मतलब जोड़ने वाले, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम है, से को से में चेंज करेंगे, सेज को सेज में, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सैड को सैड में और सैड टू को टोल्ड में। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी फॉर्म में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग किया जाता है। इसको हम अभी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। और तीसरा देख लेते हैं, इसके आगे जो है तो इतना समझ में आ गया होगा, इसको मिटाकर हम आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला नियम लिखते हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर आए हुए आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर यहां पर लिखेंगे कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर, इन्वर्टेड कामाज के अंदर आए हुए आई और प्रॉपर नाउन, आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर, प्रॉपर नाउन को छोड़कर इन्वर्टेड कामा के अंदर, इन्वर्टेड कामा के अंदर आए हुए आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर के सभी के साथ स्मॉल लेटर में लिखते हैं। आई और प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर में लिखेंगे और इसके अलावा आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर सभी को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, छोड़कर सभी को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये हो गया तीसरा रूल। पहला रूल है कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी फॉर्म में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कामा के अंदर आए हुए आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर सभी को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा गया है, राम सेज he will go to school, राम सेज he will, राम सेज यहां पर कामा, इन्वर्टेड कामा, he will go to school, go to school पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप एंड देन आफ्टर इन्वर्टेड कामा को बंद कर देंगे। यहां पर हम ये लिखा गया है डायरेक्ट में, डायरेक्ट में लिखा गया है, इसको चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, तो पीछे बताया गया कि अगर सेज लिखा रहे तो सेज को सेज ही रहने देते हैं, जहां पर कोई परिवर्तन नहीं करते। तो लिख देंगे राम सेज, राम सेज, और उसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा, जो कामा लगा होता है उसके स्थान पर कनेक्टिव वर्ड किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का। तो राम सेज दैट, देन आफ्टर बोला गया यदि यहाँ पर आई और प्रॉपर नाउन है तब तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अदरवाइज सभी को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। यहाँ पर नियम कहा गया है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर आए हुए आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर सभी को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ना तो ये आई है और ना ही प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर लिख देंगे ही। और कहा गया है कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी फॉर्म में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि टेंस में है तो यहाँ पर रिपोर्ट टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। गो टू स्कूल देन आफ्टर फुल स्टॉप। तो राम सेज ही विल गो टू स्कूल, राम सेज दैट ही विल गो टू स्कूल। ये समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे देखेंगे, सबसे पहले एक बार नियम को दोहरा लेते हैं। हैशटैग नंबर 1 में लिखा गया है कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी फॉर्म में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी फॉर्म में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। और यदि इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कामा के अंदर आए हुए आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर शेष सभी को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का रूल देखते हैं कि इसके आगे का जो रूल है
वो किस प्रकार से फॉलो करेगा, इसके आगे का रूल किस प्रकार से फॉलो होगा उसे देख लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे और नोट करते हुए देखते हैं आगे का रूल क्या है। तो जो आगे का रूल कहता है वो कह रहा है यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी फॉर्म में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में निम्नानुसार परिवर्तन होता है। लिखेंगे कि यदि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी फॉर्म में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है। हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में निम्नानुसार या निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है। ऐसे लिख लेंगे, निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है, निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है। अब क्या क्या परिवर्तन किया जाता है उसको ध्यान से देखेंगे कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी फॉर्म में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में कैसे परिवर्तन किया जाता है। यदि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, पास्ट टेंस के किसी भी फॉर्म में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको परिवर्तित कर देंगे। तो यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी फॉर्म में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो उसे परिवर्तन कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है तो उसे परिवर्तन करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। और यदि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो टेंस आएगा, यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसे परिवर्तन कर देंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए तो उसे चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आ जाए तो पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए तो पास्ट परफेक्ट में, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाए तो उसे चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसको परिवर्तित कर देंगे। और यदि मान लीजिए कि हमारा टेंस आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट में आ रहा है, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मान लीजिए कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस आया है वो पास्ट इंडेफिनिट है तो उसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित करेंगे। और यदि आ गया यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाए तो उसे चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। मान लीजिए कि यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जा रहा है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जा रहा है तो उसे चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस
टेंस में चेंज कर देंगे। तो परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी फॉर्म में हो, उससे नहीं मतलब कि किस फॉर्म में है, यदि पास्ट टेंस के किसी भी फॉर्म में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो टेंस आता है उसमें निम्नलिखित अनुसार परिवर्तन किया जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो उसे चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ जाए तो उसे चेंज कर देंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए तो उसे चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाए तो उसे चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। साथ ही साथ यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो उसे चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और साथ में यदि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। आई थिंक दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं वहां से लिख लेंगे आप लोग, और उसके बाद इस इंटरचेंज को याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना नरेशन अधूरा है, नहीं बना सकते। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें टेंस की जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ हमें यहाँ पर टेंस की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम जान पाएंगे। यदि हमें पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कैसे पहचान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तभी तो हम चेंज कर पाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तब ना चेंज कर पाएंगे, वैसे थोड़ी चेंज कर लेंगे। तो इसके लिए हमें टेंस को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, और टेंस की क्लास अपलोड की गई है यहाँ पर प्लेलिस्ट में, जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी है उसी में अपलोड की गई है, और आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर मेन मकसद है हमारा क्लास 12th और 11th दोनों, क्लास 11th और 12th दोनों लोगों को नरेशन की जानकारी देना, अच्छे से नरेशन को पढ़ा देना, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वहां पर कोई भी गलती होने का कोई भी चांसेस ना हो। तो चलिए इसके आगे अब देखते हैं। यहाँ पर इतना चेंज करने के बाद अब इसके आगे जो नियम है उसको हम देख लेते हैं, और आई थिंक आशा करते हैं कि आप लोग इसको याद करेंगे, और अच्छे से नरेशन को अगर पढ़ना चाहते हैं तो नोट पॉइंट में लिखेंगे। नोट पॉइंट में यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम कुछ देख सकते हैं कि ये कितने टेंस की बात की जा रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पर हमें दो टेंस नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। इधर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यहाँ पर हम इसे नोट पॉइंट में लिखेंगे ताकि याद रहे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, बट पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये हो गया नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। और अब नोट नंबर 2 देखते हैं। नोट नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको भी स्टार बनाकर लिखेंगे। नोट नंबर 2 कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए विल शैल, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए विल शैल, विल आ जाए, शैल आ जाए, कैन आ जाए, मे आ जाए, कैन आ जाए, मे आ जाए, को इनडायरेक्ट बनाते समय, को इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय क्रमशः विल को चेंज होगा
वुड में शैल होगा, शुड में कैन होगा, कुड में और मे को चेंज कर देंगे माइट में। माइट में परिवर्तन कर दिया जाता है या माइट में बदलते हैं, बदलते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि टेंस को किस प्रकार परिवर्तित करते हैं और उसके बाद हमने देखा कि दो टेंस है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नोट नंबर 2 में रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए विल, शैल, कैन, मे आदि को इनडायरेक्ट बनाते समय क्रमशः वुड, शुड, कुड और माइट में बदलते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। और उसके बाद अब हम आगे देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम। तो चलिए, अभी तक हमने देखा 2 पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो इसमें के 2 पॉइंट कौन कौन से थे? तो सबसे पहला था पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। दूसरा है अगर हमें विल मिल गया तो उसे वुड में चेंज कर देंगे, कैन मिल गया तो कुड में, मे को माइट में चेंज कर देंगे और शैल मिल गया तो उसे हम शुड में परिवर्तित कर देते हैं। और अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वुड, शुड, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं नोट नंबर 3 का, वही तीसरा पॉइंट है। नोट नंबर का तीसरा पॉइंट है, यदि कहां पर रिपोर्टेड स्पीच में वुड, शुड, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वुड, शुड, वुड आ जाए, शुड आ जाए, कुड, माइट, ऑट टू, कुड, माइट, ought to, could, might, ought to, had, rather, आया होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आया होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नो एनी चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में यदि वुड, कुड, माइट, ऑट टू, हैड, रेदर आया होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच, अगला पॉइंट लिखते हैं कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो रिपोर्टेड स्पीच है में आए हुए यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य मतलब जो हमेशा सही बात होती है, जैसे सूर्य पूर्व की ओर से निकलता है तो ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य है। और इसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गए। मतलब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी होते हुए रिपोर्टेड स्पीच में यदि यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए और हैबिचुअल एक्शन आ जाए, मतलब हैबिचुअल एक्शन जैसे आदत होती है, कोई भी आदत होती है तो उसे हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। आए हों तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, आए हों तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं
होता है। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया हो, सार्वभौमिक सत्य हो या ऐतिहासिक फैक्ट हो या फिर हैबिचुअल एक्शन मतलब कि कोई भी आदत व्यक्त की जा रही हो, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब हम इन सब का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर इन सब का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो अभी तक हमने नियम पढ़ा उसका उदाहरण कैसे होगा और उसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स सबसे पहला जो यहाँ पर हम देखेंगे, पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, द टीचर सेड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द टीचर सेड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां पर हम इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो लिखेंगे, सेड को किसी में परिवर्तन नहीं किया जाता तो लिखेंगे द टीचर सेड। द टीचर सेड और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, यहां पर क्या लिखा गया है, ना तो आई लिखा गया है और ना ही ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो हॉनेस्टी को बना देंगे स्मॉल लेटर में। हॉनेस्टी को क्या बना देंगे, स्मॉल लेटर में। यहां पर ई होगा HONESTY। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद फुल स्टॉप। द टीचर सेड दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि हॉनेस्टी इज द जो बेस्ट पॉलिसी दी गई है, ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है। तो यहाँ पर ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है। ये क्या चीज़ है, तो इन तीनों में से या तो हैबिचुअल एक्शन या फिर सार्वभौमिक सत्य हो जाएगा या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट। तो ये क्या है, यहाँ पर हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी एक अच्छी पॉलिसी होती है। दूसरा लिखा गया है, माई फादर सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। माई फादर सेड कामा इन्वर्टेड कामा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। उसके बाद फुल स्टॉप लगाकर इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। तो यहां पर देखेंगे सेड लिखा गया है तो वैसे उतार देंगे माई फादर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। यहां पर हम देखेंगे तो डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, हैबिचुअल एक्शन है, कुत्ते भौंका अपराधियों यानी कि अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये क्या है, तो ये कुत्तों की हैबिचुअल एक्शन है। और इस प्रकार हैबिचुअल एक्शन है तो हम क्या लिख देंगे, तो हम यहाँ पर वैसे ही उतार देंगे कि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। लेकिन ये ना तो प्रॉपर नाउन है और ना ही आई है, इसलिए यहाँ पर एक परिवर्तन करेंगे, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार सॉल्व किया जा रहा है। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, द टीचर सेड, उसके बाद द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो हम यहां पर देखेंगे सेड लिखा गया है तो इसी प्रकार लिख देंगे द टीचर सेड दैट। द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, और यहां पर जो द अर्थ लिखा गया है, वो प्रॉपर नाउन है या प्रॉपर नाउन है। तो यहां पर हम लिख देंगे द
अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये क्या है यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार हो जाएगा कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। और चौथा देख लेते हैं यहाँ पर, चौथा जब देखेंगे तो लिखा गया है माई मदर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, माई मदर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद हो गया। और इस पर भी लिखेंगे ऐसे माई मदर सेड, सेड कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे का जो रूल है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से पर्सन में चेंज किया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस प्रकार में पर्सन से पर्सन में चेंज किया जाता है, उसको हम देखेंगे अगले पार्ट में। और तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा ये एग्जाम्पल को, और भी एग्जाम्पल अपने आप से सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार आप अच्छे से नरेशन को पढ़ सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और इसी के आगे की चर्चा होगी, नरेशन को कंप्लीट करेंगे अच्छे से और आप सबको अच्छे से पढ़ने के बाद लगेगा कि नरेशन पढ़ाया गया है, नरेशन पढ़ाया गया है। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, वहां पर हम देखेंगे रूल फॉर द चेंज ऑफ पर्सन। क्या होगा, रूल फॉर द चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।